हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये हमारी बात चल रही थी यूनिट नंबर 2 यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जिसका हम डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 1। वैसे ही सीरीज का लेसन नंबर 4 है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में तो क्या डिफरेंस होता है, दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले समझते हैं प्राइमरी मार्केट होता क्या है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैपिटल मार्केट को, उसके दो टाइप आते हैं, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी एक ऐसा मार्केट है जहां पर लिक्विडिटी जो है ना एज कंपेयर टू सेकेंडरी मार्केट बहुत कम होती है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में वो मार्केट होता है जहां पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ को लॉन्च किया जाता है, यानी कि उस टाइम पे वो कंपनी जो है वो इनिशियली लॉन्च ही हो रखी होती है। लेकिन सेकेंडरी में लिक्विडिटी क्या होती है, प्राइमरी से ज्यादा होती है। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि सेकेंडरी में वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। ठीक है, तो वहां पे ट्रेडिंग जो है वो उसके नाम के अकॉर्डिंग हो रही है, तो वहां पे लिक्विडिटी जो है वो ज्यादा होती है प्राइमरी मार्केट के कंपैरिजन में। अब थोड़ा सा और चीज समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में और कौन कौन से जो हमारे मेन डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट्स की, तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट सर्व एज इनिशियल प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस एंड सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम इशूइंग एंटिटीज। इसका मतलब प्राइमरी मार्केट जो है ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जब किसी भी कंपनी को अपनी सिक्योरिटी को इनिशियल लेवल पे यानी कि स्टार्टिंग लेवल पे सेल करना होता है। तो फॉर इशुएंस ऑफ एंटिटीज सच एज कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट, चाहे वो कॉर्पोरेशन की हो चाहे वो गवर्नमेंट की हो। इसका मतलब अगर कोई भी कॉर्पोरेशन जो है, कोई भी कंपनी जो है वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना चाहती है या फिर इनिशियल लेवल पे किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट सेल करना चाहती है, तो उसके लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, प्राइमरी कैपिटल मार्केट के पास ही जाना पड़ेगा। और यही नहीं, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, अगर गवर्नमेंट को भी कोई सिक्योरिटी सेल करनी है, कोई इंस्ट्रूमेंट सेल करना है, तो या कोई कंपनी लिस्ट करनी है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में प्राइमरी मार्केट के अंदर ही लिस्ट करवाना होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, एमिंग टू रेज फ्रेश कैपिटल, ताकि फ्रेश कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं जनरेट यहाँ पे की जा सके। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आईपीओ लॉन्च करना, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स करना। ठीक है, तो क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई ना कोई कंपनी जो है वो किसी ना किसी तरीके से स्टॉक मार्केट लिस्ट तो हुई होगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत पहले लिस्ट हो चुकी है, या फिर टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स बहुत पहले लिस्ट हो चुकी है। तो हर एक कंपनी का जो है ना वो आईपीओ आता है सबसे पहले, और वो आईपीओ किस मार्केट के अंदर आता है, वो आता है हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट के अंदर। और बाद में जब वो लिस्ट हो चुकी होती है तो वो पार्ट बनती है कहीं ना कहीं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का। अब यहाँ पे आगे समझते हैं, तो ट्रांजैक्शंस हियर अकर थ्रू प्रोसेसेस लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है आईपीओ के जरिए फॉर स्टॉक्स एंड बॉन्ड इशुएंस। तो अगर किसी कंपनी को स्टॉक्स इशू करने हैं या फिर बॉन्ड्स इशू करने हैं तो इसके लिए उसे आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स करनी पड़ती है। तो मार्केट एनेबल्स बिजनेसेस टू रेज फंड्स। तो जो ये मार्केट है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्टिंग लेवल पे फंड को रेज करने में हेल्प करती है फॉर एक्सपेंशन। क्योंकि फंड रेज किस लिए क्या आता है कि अगर किसी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो वो उसके लिए पैसा चाहिए, उसे तो पैसा ले सकती है अपना आईपीओ लॉन्च करके। दूसरा, अगर किसी भी प्रकार के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है, और मीटिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, या फिर अगर किसी भी तरीके से पैसा चाहिए किसी भी चीज के लिए तो उसके लिए भी जो कंपनी जो है कहीं कहीं आईपीओ लॉन्च कर सकती है विद प्राइसिंग डिटरमाइंड थ्रू अंडरराइटिंग प्रोसेस। हाँ, पर यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं जो सेबी है वो कंडक्ट करती है। ठीक है, और उसके हिसाब से जो है वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट की जाती है। और अगर कोई कंपनी जो है अगर सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही, तो वो कभी भी स्टॉक मार्केट का पार्ट नहीं बन सकती, ना ही वो आईपीओ लॉन्च कर सकती है। जैसे मैं आपको बीच में एग्जांपल देना चाहता हूं कि मामाअर्थ एक कंपनी है, शायद आपने नाम सुना भी होगा, फिर ऐड भी देखा होगा इस कंपनी का। इसने भी ट्राई किया था आईपीओ लॉन्च करने का अपना स्टॉक मार्केट के अंदर, पर इसका आईपीओ जो है वो सेबी ने रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ कुछ रीजंस दिए कि भाई इनके अकाउंट्स वगैरह जो है प्रॉपर नहीं है, डाटा प्रॉपर नहीं है, और जब डाटा प्रॉपर नहीं है, अकाउंट्स प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो हम जो है ऐसी कंपनीज को स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए गैम्बल हो सकता है। तो इन चीजों को देखते हुए तो उन्हीं कंपनीज को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो कर पाते हैं।
इसके बाद सिक्योरिटीज परचेज्ड इन प्राइमरी मार्केट यूजुअली हैव लिमिटेड इनिशियल लिक्विडिटी। तो ध्यान रखना, जो भी सिक्योरिटी यहां पे परचेज की जाती है प्राइमरी मार्केट के अंदर, उसकी इनिशियल लिक्विडिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि अभी वो बिल्कुल लिस्टिंग में ही है, उसकी इतनी डिमांड नहीं है। क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि जब डिमांड बहुत बड़े लेवल पे हो और सप्लाई भी उस लेवल पे हो। लेकिन जब कोई भी चीज इनिशियल लेवल पे ऑफर की जाती है या फिर इनिशियल लेवल पे लॉन्च की जाती है, तो उसकी डिमांड जो उतनी नहीं होती, जिसकी वजह से लिक्विडिटी यहाँ पे कम पड़ जाती है। तो वही चीज यहाँ पे है। सब्जेक्ट टू लॉकअप पीरियड्स, तो यहाँ पे कुछ लॉकअप पीरियड्स भी होते हैं। एंड बिफोर बिकमिंग अवेलेबल फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग, सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग में आने से पहले यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड भी होता है जिसके अंदर जो है कहीं ना कहीं आईपीओज में पैसा लगाना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली कुछ आईपीओज की डिमांड ना बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत से लोग जो है उस कंपनी में आईपीओ में खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो कंपनी लिस्ट होगी हो सकता है उसका रातों रात प्राइस बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए उसकी। और बहुत सारे आईपीओ ऐसे भी आए जो फेल हो चुके हैं बहुत बड़े लेवल पे, कि उनकी प्राइस लिस्टिंग किसी और लेवल पे हुई थी, अब वो बेचारे रह कहीं और गए हैं क्योंकि उनकी बाद में डिमांड ही नहीं की गई। तो थोड़ा सा और डीप में समझते हैं इस चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ पेटीएम की, बात करता हूँ जोमेटो की। जब इनके आईपीओज लॉन्च हुए थे तो वो एक हाई प्राइस पे लॉन्च हुए थे बहुत ज्यादा, ठीक है, कि मतलब एक होता ना, इन्होंने एक हाइप क्रिएट कर रखी थी कि मार्केट में आएंगे तहलका मचा देंगे, पेटीएम आएगा तहलका मचा देगा, जोमेटो आएगा तहलका मचा देगा। तो जो नई कंपनी आई वो सोचती थी कि कुछ ज्यादा बड़े लेवल पे आईपीओ लॉन्च कर लेंगे। तो आईपीओ लॉन्च हुआ, लोगों ने भी यहाँ पे हाइप दिखाया, लोगों ने भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया, लेकिन जैसे ही वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई वहीं से वो डूबना चालू हो गई, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे, तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लॉकअप पीरियड, कि सिर्फ कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ पे लोग जो है वो कहीं ना कहीं आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, और लिस्ट होने के बाद इसका पार्ट बन जाएगी सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग का, जहां पे लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अब आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट्स। तो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट इन्वॉल्व्स द ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज अमंग इन्वेस्टर। तो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में कौन सी कंपनीज आएंगी, ऐसी कंपनीज आएंगी जो ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, यानी कि वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं जो पहले से ही उस मार्केट का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अब रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, पहले से स्टॉक मार्केट पार्ट है, अभी तो नहीं कि रिलायंस का आईपीओ दोबारा आएगा, नहीं, तो एक बार जब आया होगा वो आईपीओ आया होगा, उसका तो लिस्ट हो रखा है, जिसको उसके शेयर्स चाहिए वो डायरेक्टली सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में जाके उसके शेयर्स को बाय यहाँ पे कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट इन्वॉल्व्स द ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज अमंग इन्वेस्टर्स विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द इशूइंग कंपनीज, ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इशूइंग कंपनी से। दिस मार्केट इनहेंसेस लिक्विडिटी, ये मार्केट जो है कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, और यही नहीं, ये कहीं ना कहीं अलाउ भी करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर को कि वो बाय भी कर सकते हैं किसी भी सिक्योरिटी को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, और सेल भी कर सकते हैं आफ्टर देयर इनिशियल इशुएंस, एक बार अगर वो इशू हो चुका है। तो इसका मतलब सपोज करो किसी का आईपीओ आ चुका है, अब आईपीओ का जो है लॉकअप पीरियड खत्म हो चुका है, इसका मतलब वो कंपनी कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। इसके बाद कोई भी पर्सन, चाहे उसे आईपीओ मिला हो चाहे ना मिला हो, तो वहां पे जाके उस कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं, और खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इस चीजों की परमिशन मिल जाती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, किसके जरिए, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, ओवर द काउंटर प्लेटफॉर्म्स। प्राइसेस इन सेकेंडरी मार्केट आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है, और लिक्विडिटी ज्यादा होने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई भी जो है ज्यादा हो चुकी होती है। इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ कि जो सेकेंडरी मार्केट है वहां पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, किसी भी स्टॉक्स के, किसी भी बॉन्ड्स के प्राइसेस जो हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, डिमांड और सप्लाई, यानी कि मार्केट फोर्सेस। एंड रिफ्लेक्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और यही नहीं, कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए उस कंपनी के बारे में, चाहे उसके प्रॉफिट को लेके हो, उसका क्वार्टर वाइज रिजल्ट को लेके हो, ठीक है, उसकी एसेट्स वैल्यूएशन को लेके हो, उसकी लायबिलिटीज वैल्यूएशन को लेके हो, हर एक इंफॉर्मेशन जो है उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी एंड अनेबलिंग इन्वेस्टर टू ट्रेड सिक्योरिटी फॉर पोटेंशियल प्रॉफिट, और यही नहीं, ये इन्वेस्टर को अनेबल भी करती है कि वो वहां पे उस सिक्योरिटी को ट्रेड कर सकते हैं एक पोटेंशियल प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, और लॉसेस को, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट नहीं होंगे, लॉसेस भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है वो कंपनी जो है वो किस तरीके से मूव वहां पे कर रही है, बेस्ड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस, मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आर क्रूशियल कंपोनेंट्स, दोनों ही, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, क्योंकि प्राइमरी मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई लॉन्च के बिना नहीं कर पाएंगे हम, और सेकेंडरी मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्च तो कर दिया पर ट्रेड करने के लिए तो मार्केट चाहिए ना, उसके लिए क्या बनाया यहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट। आर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, दोनों क्या है, क्रूशियल कंपोनेंट है कैपिटल मार्केट का।
फोस्टरिंग कैपिटल एलोकेशन, और कहीं ना कहीं ये फोस्टर करते हैं कैपिटल एलोकेशन को, लिक्विडिटी प्रोविजन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और यही नहीं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ये बना के क्रिएट करके देते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? कैपिटल एलोकेशन करना, लिक्विडिटी बनाए रखना, जो डिमांड सप्लाई के जरिए बना रहेगा, एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। अब जो हमारा अगला पॉइंट आया है, सबसे मेजर पॉइंट है, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है हम आज की वीडियो में सिर्फ इसका इंट्रो कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, इस एक तो इसके कॉजेस कौन कौन से हैं, दूसरा इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में किस प्रकार का पड़ता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो अभी मैं सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस का एक इंट्रो दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या होता है। एक सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर चीज़ों की वैल्यू गिर रही है, ठीक है, यानी कि डिफ्लेशन आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रही है, इकोनॉमी खराब हो रही है, डिग्रेड कर रही है, या फिर लगातार नीचे गिरी, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, तो उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, यानी कि पैसों की दिक्कतों को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर एसेट वैल्यू डिक्लाइंस। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एसेट की वैल्यू लगातार गिरती है, डिफ्लेशन आता है, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर बिजनेस, और बिजनेस के लिए चीज मुश्किल हो जाती है, एंड इंडिविजुअल्स इन मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेके चीजों को जो है सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। क्यों? पैसों की दिक्कत की वजह से। और वो सब क्यों हो रहा है? फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना, वहाँ पे बात करें पूरे इकोनॉमी की, क्योंकि हम यहाँ पे किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं करनी, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन तो किसी भी स्टेज पे फाइनेंशियल क्राइसिस का पार्ट बन सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे इकोनॉमी की, तो उस टाइम पे पूरी इकोनॉमी के अंदर जो भी ज्यादातर एसेट हैं उन सबकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ कम जाती है, फिर जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ शो करती है। ठीक है, यही नहीं, नेशनल इनकम गिर गई, पर कैपिटल इनकम गिरनी शुरू कर देती है। तो ये सब किसके रीजन होते हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस के। तो ड्यूरिंग क्राइसिस assets such as stocks, real estate और oil suddenly losses। इसका मतलब क्या है कि एसेट्स हो, चाहे वो हमारे स्टॉक्स हो, चाहे वो हमारा रियल स्टेट हो, चाहे वो हमारा ऑयल हो, ठीक है, इन सब की वैल्यू जो है लगातार क्या होती है? गिरनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हम सब लोगों ने मेजरली एक ही फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, वो क्या है? कोविड-19, है ना। अगर आपको याद हो, कोविड-19 में जो हमारा स्टॉक मार्केट था वो बहुत बड़े लेवल पे गिर गया था, क्रैश कर गया, जब हम क्रैश बोलते हैं ना, क्रैश कर गया था। क्यों? क्योंकि 12,000 पॉइंट से कहाँ पे आ गया था? 8,000 पॉइंट के ऊपर, यानी कि 4,000 पॉइंट का डायरेक्ट लॉस एक बहुत बड़ा लॉस होता है पूरी इकोनॉमी के अंदर, खासकर स्टॉक मार्केट के लिए। हाँ, लेकिन उसका रिकवरी भी काफी अच्छी आई, लेकिन वो टाइम था पूरा का पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके। तो वही चीज थी, तो वहाँ पे स्टॉक्स की वैल्यूज लगातार गिरी, रियल एस्टेट की जो वैल्यूज थी वो लगातार गिरी, ठीक है, ऑयल के प्राइस गिरने लग गए, लॉसेस आ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ देयर नॉमिनल वैल्यू, यानी कि जो पैसे की जो वैल्यू है लगातार क्या होती रही? कम होती रही। इसके बाद क्या आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनकाउंटर शॉर्टेज इन अवेलेबल फंड्स। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या देखते हैं? शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल फंड, की जो भी फंड अवेलेबल है उसकी कमी जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। सच क्राइसिस अकम्पेन्ड बाय पैनिक इंट्रोड्यूस इन्वेस्टर बिहेवियर। और एक क्राइसिस कई बार इसलिए भी आता है कि कई बार जो है ना, लोग जो है वो पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। पैनिक सेलिंग का मतलब क्या है? कि पैनिक इन्वेस्टर बिहेवियर, कि अब इन्वेस्टर को ये लगता है कि अब जो है उसका पैसा फंस गया है, अब उसका पैसा लगातार गिर सकता है, ठीक है, ग्रोथ कम हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि उसे नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले, तो वो जो अपना पैसा निकालना शुरू कर देता है। तो एक पैनिक सेलिंग, यानी कि डिमांड कम है, ठीक है, सॉरी, डिमांड तो यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग जो है वो बेच के निकल रहे हैं अपने स्टॉक्स को, अपनी एसेट्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन बनता है मार्केट के लगातार क्रैश करने का या लगातार गिरने का। तो ये इन्वेस्टर यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है, उसको अपने पैसे यहाँ पे निकालने की जल्दी होती है, जैसे कि कोविड-19 में हुआ भी था। लीडिंग टू सेट ऑफ्स और विड्रॉल्स फ्रॉम सेविंग। और यही नहीं, यहाँ पे लोग जो हैं अपनी पोजीशन को खत्म करना शुरू कर देते हैं, अपने पैसे को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और विड्रॉल करते हैं फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट्स आउट ऑफ अ फियर दैट एसेट वैल्यूज विल डेप्रिशिएट। सिर्फ इस चीज के लिए, क्योंकि उनकी एसेट वैल्यू लगता है कि लगातार गिरती चली जाएगी, यानी कि लगातार डेप्रिशिएट हो रही है। इफ लेफ्ट विद इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, यानी कि जो भी एसेट उनके पास है, उनकी वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट होगी, जिस चक्कर में वो जो है कहीं ना कहीं विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं अपनी सेविंग्स को, अपनी एसेट्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट को सेल करके, अपने स्टॉक्स को सेल करके, अपने पोर्टफोलियो खाली करके।
इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, और वो लास्ट पॉइंट है, फाइनेंशियल क्राइसिस वेरियस सिनेरियोज। फाइनेंशियल क्राइसिस के और ही बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, सच एज बर्स्टिंग ऑफ स्पेकुलेटिव बबल्स। जब बहुत बार कई बार बबल्स बन जाते हैं, यानी कि मार्केट में एक हाइप क्रिएट होता है ना कि अभी तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, अब टच करेगा 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, ठीक है, यानी कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, उस चक्कर में कई बार जो है वो बबल जो है वो क्रैश कर जाता है, बबल जो है बर्स्ट कर जाता है। जैसे कि एक टाइम पीरियड और था 2008 का, ये भी था हमारा ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, सिर्फ किसकी वजह से, .com बबल की वजह से, यानी कि जहां पे जितनी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, ठीक है, वो सब लॉस में गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक हाइप क्रिएट हो गया था कि सॉफ्टवेयर भी बहुत इंप्रूव होंगे, इनकी कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी, और यही नहीं हुआ, बहुत अच्छा लेवल ग्रो हुई भी, लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था ना कि अब उसका जो है वो ग्रोथ रुकनी बहुत जरूरी थी, इसलिए बबल जो है बर्स्ट हो गया, और वहां पे आया 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये आया था यूएसए के अंदर, लेकिन उसका इंपैक्ट किस पे पड़ा, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड की ज्यादातर इकोनॉमी जो है ना वो कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी के साथ चलती हैं। अगर वहां की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, अगर वहां की इकोनॉमी कम हो जाएगी, फिर ग्रोथ नहीं होगी वहां पे, तो हमारे वहां भी ग्रोथ नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ पे हुई। तो फाइनेंशियल क्राइसिस, वेरियस सिनेरियोस सच एज बर्स्टिंग ऑफ स्पेकुलेटिव बबल्स एंड स्टॉक मार्केट क्राइसिस। तो इसके अंदर हम जो है स्टॉक मार्केट क्राइसिस की बात भी करते हैं। टू इंस्टांसेस लाइक सॉवरेन डिफॉल्ट्स, कई बार बहुत से डिफॉल्ट भी होते हैं, करेंसी राइजेस, ये भी रीजन बनता है ना, कि लोग डिफॉल्ट करके चले गए। जैसे कि आपने एक सीरीज देखी होगी है ना, वो हर्षद मेहता वाले स्कैम की, ठीक है, तो वो भी कुछ ऐसा ही था जहाँ पे उन्होंने स्कैम किया मार्केट से, और मार्केट जो कहीं ना कहीं लगातार गिरनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस में बी कंटेन्ड विद इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। और इन सबका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है फाइनेंशियल क्राइसिस का, बैंकिंग सेक्टर के साथ। कि सबसे पहले क्या रहेंगी, बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि बैंक का भी ज्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगा होता है। और एस्केलेट टू अफेक्ट अ सिंगल इकोनॉमी, और यही नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी में फर्क भी पड़ सकता है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर से लेके पूरी सिंगल इकोनॉमी तक को जो है स्टॉक मार्केट क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हिला सकते हैं, ठीक है। अ रीजनल इकोनॉमी और इवन एक्सटेंड इट्स रिपरकशंस ग्लोबली, यानी कि सिर्फ एक इकोनॉमी भी इससे अफेक्ट हो सकती है, और हो सकता है इसका जो अफेक्ट है वो ग्लोबली भी रहे, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका प्रभाव पड़े, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस का इंट्रोडक्शन, तो वो हमारा खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके कोजेस को, कि क्यों फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं और उसका इम्पैक्ट किस प्रकार का होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो।